सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो पहले हमने देखी थी धारा 40। आज हम उससे आगे बात करते हैं धारा 41 की। ज्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं धारा 41, जिसमें मजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी क्या कर सकता है। आइए शुरू करते हैं धारा 41। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 41, यह धारा मजिस्ट्रेट, कार्यपालक या न्यायिक को गिरफ्तारी की क्या देता है भाई, ताकत देता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक है या क्या है, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो धारा 41 उसको गिरफ्तारी की पावर देता है, वो भी गिरफ्तार कर सकता है। इसे हम दो मुख्य बातों या स्थितियों में बांट सकते हैं। ठीक है, जब मजिस्ट्रेट के सामने अपराध हो तो 41 की उपधारा है 1 में ये बात कही गई है। धारा 41 की उपधारा 1। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने क्या हो रहा है, अपराध हो रहा है, अगर मजिस्ट्रेट SDM या DM या जज कहीं मौजूद है और उनके सामने कोई अपराध हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, स्वयं गिरफ्तारी, वे खुद उस अपराधी को पकड़ सकते हैं। बात नंबर 1 हो गई क्लियर। बात नंबर 2, आदेश देना, वे वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को उसे पकड़ने का क्या दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। ठीक है भाई। जेल भेजना, पकड़ने के बाद वह उस व्यक्ति को हिरासत कस्टडी में भेज सकते हैं, जमानत के नियमों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने कहीं पे क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है, तो धारा 41 ये बात कहती है कि वो क्या कर सकते हैं, समय गिरफ्तार कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं किसी व्यक्ति को कि इसको पकड़ो, उसे जेल भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन जमानत के नियम को ध्यान में रखते हुए। तो ये थी धारा 41, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41। बात करते हैं अब वारंट जारी करने की अक्षमता। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने अपराध नहीं हुआ, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने अपराध नहीं हुआ तो क्या है, अपराध नहीं हुआ लेकिन वह व्यक्ति वहां मौजूद है जिसे मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करवाना चाहता है। ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपराध नहीं हुआ लेकिन वो व्यक्ति वहां मौजूद है जिसे मजिस्ट्रेट साहब गिरफ्तार कराना चाहता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी करने की पावर होती है। ठीक है, तो धारा 41 की उपधारा 2 में ये बात कही गई है कि जिस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, चाहे अपराध उनके सामने नहीं हुआ, एक में तो अपराध उनके सामने हो गया तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, किसी को कह के भी गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे जेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या है, वारंट जारी करने की अक्षमता है धारा 41 की उपधारा 2 में। क्या बात कही गई है, अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपराध नहीं हुआ लेकिन वह व्यक्ति वहां मौजूद है जिसे मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करवाना चाहता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी करने की कानूनी पावर है। तो वारंट जारी कौन करता है, मजिस्ट्रेट के पास होती है कानूनी पावर। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, अगर वो वहां पे मौजूद है आदमी तो भी वो क्या कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट उसे खुद गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, या किसी को उसे गिरफ्तार करने का क्या दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। ठीक है भाई, दो प्रकार से गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, जरूरी बातों को याद रखना है। ठीक है,
तो कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? एक तो इलाका, ठीक है। मजिस्ट्रेट यह काम सिर्फ अपने तय किए गए इलाके यानी कि क्षेत्र अधिकार के भीतर ही कर सकता है, ठीक है। अगर अपराध उसके इलाके से बाहर हुआ है तो वह वहां यह शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। वही तो क्षेत्र अधिकार है। अगर क्षेत्र अधिकार से बाहर अपराध हुआ है तो वो ये शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इलाके में हुआ उसके क्षेत्र अधिकार के भीतर हुआ है तो ये शक्ति क्या कर सकता है? यूज कर सकता है, ठीक। कौन सी शक्ति? ये ऊपर जो दोनों दी हुई है बातें, जो वारंट जारी करने की क्षमता, ठीक है, और गिरफ्तारी वाली। प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई, यह गिरफ्तारी करना मजिस्ट्रेट का एक आधिकारिक काम माना जाता है, ठीक है। तो प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई देखें तो क्या है? मजिस्ट्रेट साहब का गिरफ्तार करना क्या है? एक आधिकारिक काम माना जाता है। मौजूदगी जरूरी, मजिस्ट्रेट या तो खुद वहां मौजूद हो या अपराधी उसकी नजर के सामने हो, तभी वो गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। या तो मजिस्ट्रेट साहब वहां पे मौजूद हो जहां पे अपराध हुआ हो, या जिसे वो गिरफ्तार करवाना चाहते हैं वो उनकी नजर के सामने, ठीक है। आसान उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक जज साहब, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट बाजार में है, ठीक है भाई, बाजार में है, और उनके सामने ही कोई व्यक्ति किसी पर हमला कर देता है, किसी ने हमला कर दिया। अब जज साहब पुलिस का इंतजार किए बिना खुद उसे पकड़ सकते हैं, ठीक है, या वहां खड़े लोगों को उसे पकड़ने का क्या दे सकते हैं भाई? हुक्म दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है। तो क्या मजिस्ट्रेट साहब, बात ये थी क्या मजिस्ट्रेट साहब भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? तो ये दो भाग बता दिए कि ऐसे ऐसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात आ जाती है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 42, ठीक है। धारा 42 क्या बोलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। धारा 42 फौजियों और सशस्त्र बलों, फौजियों और सशस्त्र बलों को एक खास सुरक्षा कवच देती है। कौन सी? धारा 42, ठीक है। तो फौजियों और सुरक्षा बलों को क्या देती है? खास सुरक्षा देती है। कौन? धारा 42, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी ड्यूटी कर सके, ठीक है। अब कैसे सुरक्षा देती है फौजियों और सशस्त्र बलों की के जो अधिकारी जो हैं, उन सैनिक जो हैं, उनको कैसे देती है? ये हम देखते हैं 3 पॉइंट में। ड्यूटी के दौरान सुरक्षा, धारा 42 की उपधारा 1 में, अगर सशस्त्र बल जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या अन्य केंद्रीय सुरक्षा बल का कोई सदस्य अपनी ड्यूटी करते समय कोई काम करता है तो उसे सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि कोई काम करता है, कोई गलत काम हो गया तो भी उसे सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सोचने की बात है, ठीक है। शर्त है भाई इसकी, क्या शर्त है? गिरफ्तारी के लिए सबसे पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है, ठीक है। तो सीधा ऐसे नहीं कि किसी सुरक्षा बलों को कैसे भी जाके गिरफ्तार कर ले, ऐसे गिरफ्तार नहीं होगी। पहले क्या होगा? केंद्र सरकार की अनुमति लेना क्या है? अनिवार्य है, ये शर्त है। अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तभी उसको गिरफ्तार किया जाता है। बिना अनुमति के पुलिस उन्हें उनके परिधि जो कर्तव्यों के लिए हाथ नहीं लगा सकती, ठीक है। तो जो ऑफिशियल ड्यूटी जो है के लिए हाथ नहीं लगा सकती पुलिस बिना उनकी अनुमति के। अगर केंद्र सरकार की अनुमति नहीं है तो पुलिस उनको हाथ नहीं लगा सकती। अब बात आ जाती है राज्य की पावर, ठीक है। धारा कौन सी है? 42 की उपधारा 2। कभी कभी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ विशेष सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है, ठीक है भाई। करती है राज्य सरकार विशेष सुरक्षा बलों को तैनात। राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके यह कह सकती है कि इन बलों को भी वही सुरक्षा मिलेगी जो फौजियों को मिलती है,
ये नहीं कि कैसे भी ये कोई काम कर दें और आप इनको सीधा गिरफ्तार कर लो, ऐसे नहीं, राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। इस स्थिति में अनुमति केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार की लेनी होगी, क्योंकि किसने गठन किया है, किसने तैनात किए हैं, राज्य सरकार ने तैनात किए। ये देखते हैं हम आगे। ठीक है, बात नंबर 3, यह सुरक्षा कंप्लीट नहीं है भाई। ठीक है, तो ये सुरक्षा कंप्लीट नहीं है कि इनको कभी का हाथ ही नहीं लगा सकता कोई, ऐसे नहीं है। अनुमति लेनी होती है और अनुमति अगर जायज है तो वो मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फौजी कोई भी जुर्म करके बच जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। यह धारा बस एक प्रक्रिया तय करती है। ठीक है, सुरक्षा का कारण भाई। ठीक है, ताकि छोटी मोटी बातों या ड्यूटी के दौरान किए गए कड़े फैसलों की वजह से उन्हें बार बार कानूनी उलझनों में न फंसाया जाए, इसलिए ये क्या है, सुरक्षा का कारण है। ठीक है, गिरफ्तारी संभव। ठीक है, अगर केंद्र या राज्य सरकार को लगता है कि सदस्य ने वाकई कोई गलत किया है, कोई गलत काम किया है, तो वे उसे अनुमति दे देंगे और फिर गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, एक छोटा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए दंगों के दौरान किसी फौजी ने सिस्ती को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया भाई। ठीक है, अब कोई आम व्यक्ति उन पर केस करके उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं करवा सकता भाई, तुरंत गिरफ्तार नहीं करवा सकता। किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से। अगर राज्य सरकार ने गठित किया तो राज्य सरकार से, वरना किससे, केंद्र सरकार से। और लाठीचार्ज का हुक्म भी किसने दिया, केंद्र सरकार ने। तो इसमें गलती फौजी की नहीं है। ठीक है, अब कोई आम आदमी उन पर सीधे, अगर शर्त नहीं हो तो कोई भी आम आदमी ये लाठीचार्ज करते ही क्या कर दे, एफआईआर करवा दे कि ऐसे ऐसे लाठीचार्ज कर दिया और मेरे को लगी, और सीधा उसको गिरफ्तार कर ले। ठीक है, लेकिन ये प्रक्रिया इसलिए बना रखी है ताकि छोटे मोटे ये झगड़े हो जाते हैं, इनमें सीधा ब्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो गिरफ्तारी नहीं करवा सकता। पुलिस को पहले सरकार से पूछना होगा कि क्या वह फौजी अपनी ड्यूटी कर रहा था या उसे जानबूझकर कानून तोड़ा है। ठीक है, या उसने जानबूझकर कानून तोड़ा है। ठीक है, अगर ऊपर से ऑर्डर है तो क्या होगा, उसने कानून नहीं तोड़ा, उसने कानून का पालन किया है। आगे बात करते हैं। तो धारा 42 ये बात करती है। अब आ जाती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43। ये क्या कहती है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताती है कि पुलिस किसी को कैसे गिरफ्तार करेगी और किन बातों का ध्यान रखेगी। इसे आसान भाषा में समझते हैं। गिरफ्तारी का तरीका, धारा 43 की उपधारा 1 क्या करती है पुलिस, तो पुलिस किसी को गिरफ्तार कैसे करेगी। धारा 43 में ये बात कही है, पकड़ना या छूना। गिरफ्तारी तब मानी जाती है जब पुलिस अधिकारी व्यक्ति के शरीर को छूता है या उसे घेरे में ले लेता है। ठीक है, अब किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति खुद ही कह दे कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया, बोलकर या इशारे से। ठीक है, तो पुलिस को उसे छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गिरफ्तारी करेगी कैसे, शरीर को छूता है या उसे घेरे में लेती है। ठीक है, तब वो क्या मानी जाएगी, गिरफ्तारी मानी जाएगी। ठीक है, अगर किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया, वो साथ चलने के लिए तैयार है बोलकर या इशारे से, तो पुलिस को उसे छूने की जरूरत नहीं है। अब महिलाओं के लिए बात है भाई, महिलाओं के लिए विशेष नियम है, बिना छुए गिरफ्तारी। तो महिला की जो गिरफ्तारी होगी वो बिना छुए गिरफ्तारी। महिला को गिरफ्तार करते समय पुलिस यह मानकर चलेगी कि वह बताने पर खुद ही हिरासत में आ जाएगी। ठीक है, तो पुलिस ये मान के चलेगी कि उसे बताने कि हम आपको गिरफ्तार करने आए, तो बताने पे वो खुद ही क्या आ जाएगी, हिरासत में आ जाएगी। नो टच, जब तक बहुत जरूरी न हो या पुलिस अधिकारी खुद एक महिला न हो, ठीक है, तब तक किसी महिला अपराधी को छुआ नहीं जाएगा। ठीक है,
तो नो टच है भाई। जब तक बहुत जरूरी ना हो या पुलिस अधिकारी महिला ना हो, ठीक है, अगर महिला है तो वो उस महिला को छू सकती है, या जब कोई ज्यादा ही जरूरी हो, बहुत जरूरी हो, ठीक है, तो उसको छुआ जा सकता है, वरना महिला को नहीं छुआ जाएगा। महिला अधिकारी है तो महिला अधिकारी छू सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करे, ठीक है, तो धारा 43 की उपधारा 2 क्या बोलती है? अगर कोई अपराधी विरोध करता है, गिरफ्तारी का, धक्का मुक्की करता है या भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसे काबू करने के लिए आवश्यक साधनों, उचित बल फोर्स का क्या करेगी? इस्तेमाल करेगी, ठीक है। कई बार पैरों में गोली मारी जाती, ये वो धारा 43 का बचाव है, ठीक है। अगर कोई भाग रहा है, धक्का मुक्की करता है या विरोध करता है, ठीक है, तो क्या है? आवश्यक साधनों, उचित बल फोर्स का इस्तेमाल करती है। तो धारा 43 की उपधारा 2, कई बार अपराधी के भागते समय पैर में गोली मारी जाती है। धारा 43(2) BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बोलती है। आइए आगे चलते हैं। हथकड़ी का इस्तेमाल, तो धारा 43 की उपधारा 3, यह एक बड़ा बदलाव है। पुलिस हथकड़ी का इस्तेमाल तब तक कर सकती है जब अपराधी, तो पुलिस हथकड़ी का इस्तेमाल कब करेगी? जब अपराधी आदतन अपराधी हो, यानी कि उसका काम ही अपराध करना आदतन है वो, या पहले कभी कस्टडी से भागा हो, या पहले कभी भाग गया हो, ठीक है, कस्टडी से। गंभीर अपराध में शामिल हो, जैसे हत्या, बलात्कार, आतंकवादी हमला, ड्रग्स तस्करी, बच्चों के खिलाफ अपराध या जाली नोटों का धंधा, अगर ये अपराध किया है तो पुलिस उसे हथकड़ी लगा सकती है, ठीक है, हथकड़ी लगाती है। आइए आगे बात करते हैं मौत की सजा का नियम, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(4) क्या बोलती है? पुलिस को किसी अपराधी को पकड़ने के लिए उसकी जान लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है, तो जान नहीं ले सकती हुई पुलिस, ठीक है, सिवाय उन मामलों के जहां अपराधी ने ऐसा जुर्म किया हो जिसकी सजा मौत या आजीवन कारावास हो, ठीक है। तो पुलिस किसी की जान नहीं ले सकती अपराधी को पकड़ने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं रात में महिला की गिरफ्तारी, धारा 43 की उपधारा 5, पहले भी हमने देखी थी, ये बातें पहले भी आ चुकी। तो नियम क्या है? किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले रात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अपवाद हैं, अपवाद भी हमने पहले देखे थे, एक बार फिर से देखते हैं। अगर स्थिति बहुत ही गंभीर है और गिरफ्तारी जरूरी है महिला की, तो एक महिला पुलिस अधिकारी ही जाएगी भाई, ठीक है। महिला पुलिस अधिकारी क्या करेगी? उसकी गिरफ्तारी करेगी रात में, ठीक है। वह लिखित में रिपोर्ट देगी, ठीक है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से पहले इजाजत लेनी होगी अगर रात में किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो, और महिला अधिकारी गिरफ्तार करेगी, वह लिखित में रिपोर्ट देगी और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से क्या लेगी? पहले इजाजत लेनी होगी, ठीक है। अपवाद है, सब कुछ होता है, ठीक है। ये एक तरफ तो ये बोल दिया कि महिला गिरफ्तारी नहीं होगी रात में, लेकिन एक तरफ और बोल दिया अगर अपराध गंभीर है, अगर ऐसी स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है और गिरफ्तारी जरूरी है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अपवाद है इसका, ठीक है। कानून कहता है कि गिरफ्तारी सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए, महिलाओं को रात में सुरक्षा दी गई है और हथकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ बड़े या खतरनाक अपराधियों के लिए सीमित रखा गया। आगे बात करते हैं। आगे है
कोर्ट केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के नियमों को और भी साफ कर दिया। इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं, ठीक है। तो केस था गुरुबख्श सिंह बनाम पंजाब। गिरफ्तारी का मतलब क्या, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी तामझाम या फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सच्चा समर्पण भाई, अगर अपराधी खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और मान लेता है कि वह अब पुलिस की पकड़ में है तो वही काफी है, ठीक है। तो वही क्या है, काफी गिरफ्तारी के लिए। और कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए कोई बड़ा तामझाम या फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सच्चा समर्पण, अगर अपराधी खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और मान लेता है कि वह पुलिस की पकड़ में है तो क्या है, वही काफी है भाई, वही गिरफ्तारी है। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, सिर्फ मुंह से कह देना कि तुम गिरफ्तार हो पर्याप्त नहीं है। अपराधी का पुलिस के कंट्रोल में आना जरूरी है। यह नहीं कि पुलिस ने जाकर बोल दिया तुम गिरफ्तार हो, ऐसे नहीं है। अपराधी का पुलिस के कंट्रोल में आना क्या है, जरूरी है। ये बात किस मामले में कही थी, गुरुबख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में कोर्ट ने ये बात कही थी। अब बात आ जाती है दूसरे केस पे, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें हथकड़ी कब लगेगी, ये बात कही थी कोर्ट, ठीक है। तो केस का नाम है प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन। यह बहुत मशहूर केस है भाई, कोर्ट ने साफ किया था इसमें कि हथकड़ी कब लगेगी। अपवाद के रूप में हर कैदी को हथकड़ी लगाकर जेल से कोर्ट ले जाना गलत है, यह इंसान की गरिमा के खिलाफ है भाई। ये बात कही थी कोर्ट ने पहली, ठीक है, कि हर कैदी को, कि आपने तो सभी कैदी एक साल मान ली, हर कैदी को हथकड़ी लगाकर जेल से कोर्ट ले जाना गलत है, यह इंसान की गरिमा के खिलाफ है। प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में यह बात कही थी। कारण बताना जरूरी है, अगर पुलिस को लगता है कि अपराधी बहुत खतरनाक है या भाग सकता है तो उन्हें लिखित में कारण देना होगा कि वह हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस को क्या देना होगा, कारण देना होगा कि आपने हथकड़ी क्यों लगाई, ठीक है। कोर्ट की मंजूरी, अगर जज साहब उन कारणों से सहमत नहीं है तो हथकड़ी लगाना गैर कानूनी माना जाएगा, ठीक है। अगर पुलिस को लगता है कि अपराधी बहुत खतरनाक है या भाग सकता है तो उन्हें लिखित में कारण देना होगा कि वे हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं भाई। तो अब कोर्ट की मंजूरी चाहिए, कोर्ट की मंजूरी, अगर जज साहब उन कारणों से सहमत नहीं है जो पुलिस ने दिए तो हथकड़ी लगाना गैर कानूनी माना जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये केस कौन सा था, प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन। क्या पुलिस गोली चला सकती है, मक्खी सिंह बनाम स्टेट के केस की बात है भाई। ये केस हमने पहले भी देखा था, ठीक है। क्या पुलिस गोली चला सकती है, मक्खी सिंह बनाम स्टेट। यहां पुलिस की शक्ति पर लगाम लगाई गई इस केस में, ठीक है। आगे काम आएगा, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। जुर्म के हिसाब से ताकत भाई, अगर किसी ने चोरी जैसा अपराध किया जिसमें मौत या उम्र कैद की सजा नहीं होती तो वह पुलिस की पकड़ से भाग रहा है तो पुलिस उसे रोकने के लिए गोली नहीं चला सकती भाई, ठीक है। तो कौन सा केस है, चोरी का केस है, ठीक है, जिसमें क्या है, मौत या उम्र कैद की सजा नहीं होती, चोरी का केस ही था। तो वहां पुलिस की पकड़ से भाग रहा है तो पुलिस उसे रोकने के लिए गोली नहीं चला सकती भाई। नियम क्या है फिर,
पुलिस जान तभी ले सकती है जब अपराधी ने कोई बहुत ही भयानक जुर्म जैसे हत्या किया हो। चोरी के लिए जान लेना कानूनी गलत है भाई। और एक ये बात थी यहाँ पे, ये रही मौत की सजा का नियम, धारा 43(4). ये वही बात है, अगर किसी ने छोटा अपराध किया है और वो भाग रहा है तो पुलिस उस पर गोली नहीं चला सकती, उसकी जान नहीं ले सकती। और अगर उसने किसी की मौत की है या आजीवन कारावास की सजा है उसको, ठीक है। यानी कि किसी ने ऐसा अपराध किया है जिस अपराध की सजा मौत या आजीवन कारावास की है, अगर वो भाग रहा है तो पुलिस उस पर गोली चला सकती है। अगर केस असंज्ञ अपराध का है, ठीक है, गंभीर अपराध नहीं है, जिसकी सजा मौत या आजीवन कारावास की नहीं है, तो हर वो इंसान पुलिस कस्टडी से भाग रहा है तो पुलिस उस पर गोली नहीं चला सकती, ठीक है। और अगर अपराधी ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा मौत या आजीवन कारावास है और वो गिरफ्तारी से होने से कस्टडी से भाग रहा है तो पुलिस उस पर गोली चला सकती है। और यही बात मक्खी सिंह बनाम स्टेट केस में कोर्ट ने कही थी, ठीक है। अब पूजा स्थलों में पुलिस का प्रवेश, हिंदुस्तानी आंदोलन बनाम पंजाब राज्य। यह मामला संवेदनशील है, धार्मिक भावना और शांति। अगर पुलिस को शक है कि अपराधी किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे पूजा स्थल में छिपे हैं, ठीक है, यानी कि किसी ने अपराध कर दिया और अपराधी कहाँ छिपे हैं, धार्मिक भावना और शांति यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पूजा स्थल में छिपे हैं, तो भी कोर्ट पुलिस को वहां घुसने का सीधा आदेश देने से बचता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक भावना और शांति की बात है। वजह क्या है, क्यों नहीं देती कोर्ट उनको परमिशन वहां पे घुसने की? कोर्ट का मानना है कि पुलिस के अंदर घुसने से वहां की शांति भंग हो सकती है या लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसीलिए ऐसे मामले में बहुत सावधानी बरती जाती है। कई बार फिल्मों में देखा होगा, किसी मंदिर में कोई अपराधी जाके छुप जाता है और वहां पे भीड़ है, तो पुलिस जाके देखेगी, पहले तो ये बोलेगी कि यहाँ पे भीड़ है, और हम अगर अंदर घुसेंगे तो क्या हो जाएगा, भागदौड़ होने की संभावना है। तो ये जो केस जो है हिंदुस्तान आंदोलन बनाम पंजाब राज्य, इसमें ये बात कही गई है, ठीक है। तो ऐसे मामले में बहुत सावधानी बरती जाती है। काम की बात, इन फैसलों से यह पता चलता है कि कानून अपराधी को पकड़ने की शक्ति तो देता है, लेकिन पुलिस को अपनी मनमर्जी करने या किसी की गरिमा को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देता, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब एक आम आदमी के सबसे बड़े हथियार हैं, ये पॉइंट दे रखे हैं कुछ। अगर गिरफ्तारी होगी, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। तो एक आम नागरिक के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं जब पुलिस उसको गिरफ्तार करे, तो क्या क्या अधिकार, क्या क्या पावर उस नागरिक के पास होती है, ठीक है। तो पहली जो अधिकार जो है नागरिक के पास क्या है, कारण जानने का अधिकार। अगर कोई पुलिस अधिकारी आता है और वो गिरफ्तार करता है तो व्यक्ति के पास सबसे पहला कारण जानने का अधिकार है कि आप मेरे को कैसे गिरफ्तार कर रहे हो। पुलिस को बताना होगा कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है। आप अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को भी इस बारे में सूचना दिलवा सकते हैं, ठीक है, कि आपने मेरे को पकड़ा है, आप मेरे फलाने रिश्तेदार को फोन करके बताओ या दोस्त को बताओ कि मेरे को क्या कर रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो। बात नंबर 2, चुप रहने का अधिकार।
पुलिस पूछताछ के दौरान अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते तो चुप रह सकते हैं। पुलिस आपको जबरदस्ती बोलने या जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, तो दूसरा ये अधिकार है कि चुप रह सकते हैं। बात नंबर 3, जमानत का अधिकार। अगर अपराध छोटा है, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तो आपको जमानत पर छूटने का पूरा हक है। ठीक है, पुलिस को आपको इसके बारे में बताना होगा। ठीक है, पुलिस को आपको इसके बारे में बताना होगा कि जो अपराध जो है बेलेबल है, जमानती अपराध है, तो जमानत पे आप छूट सकते हैं, ये भी आपको अधिकार है। अब 24 घंटे के अंदर कोर्ट ले जाना। अगर आपको अपनी मर्जी से कितने भी दिन थाने में नहीं रख सकती, तो पुलिस जो है आपको अपनी मर्जी से कितने भी दिन थाने में नहीं रख सकती। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उन्हें आपको मजिस्ट्रेट जज के सामने पेश करना ही होगा। तो पुलिस आपको गिरफ्तारी के बाद एक दिन भी थाने में नहीं रख सकती। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना ही होगा। आगे बात करते हैं, आगे कौन सा अधिकार है। एक व्यक्ति के पास जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, 24 घंटे से ज्यादा कैद नहीं हुई, अगर जज साहब आगे की इजाजत यानी कि रिमांड नहीं देते, तो पुलिस 24 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा आपको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। ठीक है, तो अगर जज साहब 24 घंटे के अंदर यानी कि जज साहब के पास ले गए, तो जज साहब आगे की इजाजत यानी कि रिमांड नहीं देते कि आप इनको कस्टडी में रखो, तो पुलिस 24 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा आपको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। बात नंबर 6, सही और निष्पक्ष सुनाई। आपको हक है कि आपका केस ईमानदारी से सुना जाए और आपको अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिले। ठीक है, आगे बात 7, वकील से मिलने का अधिकार। पूछताछ के दौरान आप अपने पसंद के वकील से मिल सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है भाई, सरकारी वकील फ्री कानूनी मदद। अगर आपके पास वकील करने के पैसे नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आपको मुफ्त में कानूनी मदद दिलाए, फ्री में वकील दिलाए। डॉक्टर से चेकअप। गिरफ्तारी के बाद आपका मेडिकल चेकअप कराना जरूरी है। इससे यह पक्का होता है कि पुलिस ने आपके साथ मारपीट तो नहीं की। आप खुद भी मेडिकल की मांग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका अधिकार है। आगे बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 10, अपनी गवाही सबूत देने का हक। अदालत में आपको अपनी बात रखने, अपने गवाह बुलाने और सबूत पेश करने का क्या है, अधिकार है। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 11, महिलाओं के लिए खास नियम। किसी भी महिला को रात में सूरज ढलने के बाद और निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी हमेशा महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में ही होनी चाहिए। ठीक है, यह अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और हमारे संविधान ने दिए हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी इनका पालन नहीं करता, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये जो थे आज हमने कुछ पॉइंट धारा 41, 42 और 43 आपके सामने पेश की और इसमें कुछ केस थे। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने या पहुंचाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।